हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम करेंगे स्टूडेंट्स टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि सभी आपके होम साइंस से रिलेटेड हैं और सभी आपको आपके एग्जाम में डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाले हैं। आज हम करेंगे क्लास नंबर 34। इससे पहले हम 33 क्लासेस कर चुके हैं, जो कि पूरी तरीके से हेल्पफुल है आपको। टीजीटी, जीआईसी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, जितने भी एग्जाम्स आपके होने वाले हैं उनमें सब में वो क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। तो जिन्होंने भी नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। क्लास नंबर 34 को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो लंबे तंतु होते हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं? लॉन्ग फाइबर्स को आप क्या बोलते हैं? फिलामेंट फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग आपके किस राज्य से संबंधित है? तो आपके बिहार राज्य से संबंधित है। गुजरात की पारंपरिक साड़ी कौन सी है? ट्रेडिशनल साड़ी कौन सी है गुजरात की? तो पटोला गुजरात की पारंपरिक साड़ी है। वह शहर जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा है? तो वो बनारस हो जाएगा, जहां पर आपके भारी भारी फैब्रिक बनाए जाते हैं सोने चांदी के तार से, जरी जरदोजी का काम किया जाता है। तो कढ़ाई के लिए बनारस फेमस हो जाएगा। अब इन ऑप्शंस में देखिएगा, फिर आप लोग मुझे अलग अलग से कमेंट करने लगते हैं, नहीं मैम वो भी हैं, बट ऑप्शंस में क्या है? तो आपके बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फुलकारी कहाँ की विशेषता है? तो फुलकारी आपके पंजाब की विशेषता है। पंजाब राज्य की कढ़ाई है, फेमस एम्ब्रॉयडरी है। और ये सब वीडियो मैंने बनाई हुई है, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज, ट्रेडिशनल फैब्रिक, आप देख सकते हैं। टेक्सटाइल वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल लर्निंग विद दिव्या पे मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कच्छ की कढ़ाई के लिए प्रयोग की जाने वाली सुई कौन सी है? तो अराही सुई का यूज जो है वो कच्छ की कढ़ाई के लिए किया जाता है। और कच्छ की कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी कहाँ की फेमस है? गुजरात की। सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट? तो दसूती बोलते हैं सिंधी कढ़ाई को, आई थिंक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर किस कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो कश्मीर जो है वो आपके काशिदा कारी के लिए, काशिदा एम्ब्रॉयडरी के लिए फेमस है। कांथा कहाँ का विशिष्ट फैब्रिक है आपके? तो कांथा जो है आपके वो बंगाल का फेमस फैब्रिक है या फेमस एम्ब्रॉयडरी है। लहंगा, चोली, ओढ़नी किस प्रदेश की महिलाओं के ट्रेडिशनल फैब्रिक हैं? तो ये आपके राजस्थान की फीमेल्स जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, वो लहंगा, चोली, ओढ़नी पहनती हैं। ओके, वो वहाँ के ट्रेडिशनल फैब्रिक्स हैं। पाठान, कमखाब, आवेरवा, हिमरस, आमरस भारत के किस परंपरागत वस्त्र के प्रकार हैं? तो ये सब आपके ब्रोकेड के टाइप हैं। किसके टाइप है? ब्रोकेड, जो कि बहुत हैवी एक फैब्रिक है। नाउ द नेक्स्ट है, पटोलिया, जो पटोला साड़ी है वो किसके द्वारा उत्पादित की जाती है? मतलब प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस है वो किसके द्वारा की जाती है, ओरिजिनेट कैसे की जाती है? तो टाई एंड डाइंग जो प्रिंटिंग का टाइप है, डाइंग का टाइप है, उससे पटोला साड़ियां बनाई जाती हैं। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सी सिलाई आपकी कसूती नहीं है? तो गावंती, मेहंदी, मुर्गी, ये सब आपके कसूती सिलाई के एग्जाम्पल हैं, बट फंदा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बड़े बड़े फूल पत्ती वाले नमूने से बनी ढाका की मलमल की जो साड़ियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो तोरेदार कहलाती हैं। उसमें बड़े बड़े फूल और पत्तियां होते हैं। और पन्ना हजारे में क्या होते हैं? आपके बंचेस होते हैं, ग्रुप होते हैं फ्लावर्स के। ठीक है, गुच्छे बोलते हैं जिसे आप। आपके सामने दो सूची है, उसे आपको मिलाना है। इक्कत हो गया, शिवोरी हो गया, पोचमपल्ली हो गया, बांधनी हो गया। तो स्टूडेंट जो आपके इक्कत है वो किससे रिलेटेड है? देखिए, इक्कत हो जाएगा आपके उड़ीसा। शिवोरी जो है वो जापान का ओरिजिनेट है, जापान से ओरिजिनेट हुआ है शिवोरी प्रिंट। पोचमपल्ली आपके आंध्र प्रदेश हो जाएगा और बांधनी आपके राजस्थान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने दो सूची है, एक में आपके ट्रेडिशनल डांसेस हैं, दूसरे में राज्य हैं, आपको मिला देना है। तो गिद्दा कहाँ का फेवरेट मतलब ट्रेडिशनल डांस है? पंजाब का। लावड़ी महाराष्ट्र का। डांडिया गुजरात का। रासलीला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई कौन सी है? तो चंबा कढ़ाई आपके, चंबा रुमाल हिमाचल प्रदेश की ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है। शबनम किसका नाम है? तो शबनम आपके मलमल के कपड़े का नाम है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चुनिंदा पोषकों, मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स आपको चुनने हैं जो कि एक भोजन विशेष में सामान्यतः नहीं पाए जाते। मतलब वो जो फूड है उसमें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते, तो वो क्या कहलाएगा? ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगी? ये फोर्टिफिकेशन कहलाती है। सुदृढ़ीकरण करना, मतलब फूड को फोर्टिफाइड करना, रिच करना। आप जो फूड खा रहे हैं उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना जिससे फूड आपका फोर्टिफाइड हो जाए, रिच हो जाए उन न्यूट्रिएंट्स में। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है स्टूडेंट, आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, और प्लेलिस्ट आप फूड एंड न्यूट्रिशन वाली देखेंगे उसमें मिल जाएगा। किसी भोजन में हरी सब्जियां क्यों आवश्यक होती हैं? तो क्यों आवश्यक होती हैं भाई? बहुत सारे विटामिन और खनिज लवण होते हैं, इसलिए आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट इज, कौन सी भोजन सेवा प्रणाली, ऐसी कौन सी भोजन सेवा प्रणाली है जो केंद्रीय इकाई के रूप में भोजन उत्पादित करके छोटी छोटी इकाइयों में, यूनिट्स में बांट देती है? तो वो है आपके ट्रेडिशनल भोजन सेवा प्रणाली। ओके, पारंपरिक।
खेल कूद पोषण मतलब ऐसे न्यूट्रिशन की बात हो रही है जो कि खेल कूद पोषण मतलब एथलेटिक्स, जो आपके जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं यहाँ पर उनकी बात हो रही है, उनके सुधार के संबंध में पोषण भोजन के अध्ययन और अभ्यास है किसके, एथलेटिक के निष्पादन। ठीक है, एथलेटिक्स से रिलेटेड है आपके खेल कूद पोषण विज्ञान। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भोजन आवृत्ति प्रश्नावली मतलब FFQ। FFQ आपके एक फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनर मेथड होता है स्टूडेंट, जो कि आपके प्रायोगिक अध्ययन में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, प्रायोगिक अध्ययन में, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यायाम में पोषण की भूमिका क्या होती है। व्यायाम में पोषण की भूमिका होती है कि भाई जो आपके एथलेटिक्स होते हैं उन पर मतलब ऐसी शारीरिक क्रियाएं वो करते हैं जो उनके डेवलपमेंट में हेल्पफुल होती हैं, वो व्यायाम कहते हैं, जितने भी आपके स्पोर्ट पर्सन होते हैं। तो वापसी पर भारी प्रभाव पाया गया है, वापसी पर भारी प्रभाव पाया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक व्यायाम के दौरान एक व्यायामी को मतलब एक एथलेटिक को क्या करना चाहिए। अगर वो जो है एक्सरसाइज कर रहा है तो जितनी खपत हो पूरे दिन में पीना चाहिए, पानी पूरे दिन में पीना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एर्गोनॉमिक्स वर्ड जो है वो एर्गोनॉमस दो शब्दों से मिलकर बनाया है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है आपके वर्क विद नेचुरल क्लॉज मतलब नैसर्गिक नियम के साथ काम। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मछलियों के उस घटक का नाम बताइए जो कि बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। तो आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो फिशेस से मिलता है, जो कि आपके बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। इनमें से कौन सी इकाई है जो पानी के गंदेपन को मापती है, मतलब गंदा है पानी वो मापती है, वो कौन सी इकाई नहीं है, कौन सी इकाई यूज नहीं की जाती। तो स्टूडेंट आपके ATU कुछ भी नहीं होता, ATU यूज नहीं किया था, जबकि JTU NTU FTU सब यूज किया था। अब ये है क्या, मैं बता देती हूँ आपको। JTU NTU और आपके FTU, NTU है आपके नेफ्रोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, FTU है फिंगर टिप यूनिट और JTU होता है जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट। ये तीनों यूनिट जो है पानी के गंदलेपन को मापने में यूज की जाती हैं। नेक्स्ट इज RD का पूरा रूप क्या है। तो RD आपको पता ही है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज FSSAI का पूरा नाम क्या है। तो द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपके FSSAI का पूरा नाम है, ऑप्शन नंबर C। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रजनन एवं दुग्ध स्त्रावण हेतु कौन सा मिनरल हेल्पफुल है। तो भाई मिल्क सिक्रेशन हेतु आपके कैल्शियम, कैल्शियम बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। पीने का पानी का TDS कितना होना चाहिए। TDS का मतलब होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, मिलीग्राम प्रति लीटर में इसको जो है मेजर किया जाता है और PPM में भी किया जाता है। तो ये जो है 100 to 150 मिलीग्राम पर लीटर मतलब 50 to 150 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके सामने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनमें से कौन से एंटीऑक्सीडेंट है तो आपको बताना है। तो देखिए फिनॉल होता है, कैरोटीनॉइड होता है, विटामिन E होता है, विटामिन C होता है, आपके एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ये वर्क करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरी पत्तेदार सब्जियां और पीली सब्जी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। तो बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दो सूची दी हुई है, उन्हें आपको मिला देना है। इसमें क्या क्या है, इसमें है आपके BIS FPO एगमार्क MMPO और MPO। तो BIS मार्क किस पे दिया जाता है, ये सारे स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स मैंने पढ़ाए हुए हैं स्टूडेंट्स, इनका लिंक भी शेयर कर दिया है मैंने टेलीग्राम चैनल पर लर्निंग विद दिव्या पर। तो BIS हो जाएगा काफी, चाय, शिशु आहार। FPO हो जाएगा आपके फलों के शरबत के ऊपर। एगमार्क हो जाएगा आपके तेल, घी, मसाले। ठीक है, MMPO हो जाएगा दुग्ध उत्पादन जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, और FPO हो जाएगा आपके मांस प्रोडक्ट जितने भी आपके मीट प्रोडक्ट्स होते हैं। एलाइल आइसोथायोसाइनेट, एलिन, करक्यूमिन, यूजिनॉल, ये आपके ऐसे घटक हैं किन मसालों में पाए जाते हैं। दूसरी तरफ आपके मसाले लिखे हुए हैं। तो देखिए यूजिनॉल किस में पाया जाता है, यूजिनॉल लौंग में पाया जाता है। ठीक है, यूजिनॉल लौंग में पाया जाता है। करक्यूमिन किस में पाया जाता है, हल्दी में पाया जाता है। एलिन किस में पाया जाता है, लहसुन में पाया जाता है। और एलाइल आइसोथायोसाइनेट आपके सरसों में पाया जाता है। ये सब इनकी वजह से महक आती है, जो मसालों की महक है या गंध, या आप कह सकते हैं जो मतलब तीक्ष्णता है उसकी, वो सब स्पाइसेस में इन अलग अलग घटक है, इनकी वजह से होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंकुरण, किण्वन, प्रबंधनीकरण, प्रतिरक्षणकरण, मतलब ये जो प्रोसेस है ये क्या है। तो अंकुरण मतलब जर्मिनेशन, किसको जर्मिनेट करते हैं आप, दाल अनाज को करते हैं। किण्वन का मतलब होता है फर्मेंटेशन, किस चीज को फर्मेंट करते हैं आप, गुथे हुए आटे को या कोई घोल, जैसे लाइक आपके इडली का बैटर हो गया, डोसे का बैटर हो गया, आप उसको फर्मेंट करते हैं।
प्रबलीकरण किसका करते हैं आप? तेल, मक्खन, आटे का करते हैं, उसे फोर्टिफाइड करते हैं, किसी भी न्यूट्रिएंट से रिच करते हैं। और प्रतिरक्षण मतलब प्रिजर्व किसको करते हैं आप? निर्जलित खाद्य पदार्थ, जो भी आपके फूड प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक दालें हैं, अनाज है, आप उसको क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भोजन के साथ जुड़े हुए कैंसर कारक पहचानिए। तो देखिए ये सभी जो है भोजन के साथ जुड़े हुए कैंसर कारक हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कीटनाशी, एस्परजिलस, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये सभी भोजन के साथ जुड़े कैंसर कारक हैं। ग्लूटेन एलर्जी के मरीजों के लिए क्या नहीं देना चाहिए? मतलब आपके ग्लूटेन फ्री डाइट आपको किसको देनी चाहिए? देखिए मैंने ये चीज़ पढ़ाई है, ग्लूटेन फ्री डाइट, तो ये किसको प्रोवाइड करनी चाहिए? आपके जिनको ग्लूटेन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, तो आपके भुट्टे का आटे में बहुत ज़्यादा ग्लूटेन होता है, तो आपको नहीं देना चाहिए ग्लूटेन एलर्जी के मरीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ओआरएस क्या है? ओआरएस की फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो ओआरएस क्या होता है स्टूडेंट? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन्कोलॉजी किस रोग का निदान और उपचार है? ऑन्कोलॉजी किससे रिलेटेड है? तो कैंसर से रिलेटेड है। ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर के ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवर जिरोसिस के लिए प्रस्तावित आहार है। लीवर जिरोसिस मतलब आपके लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, तो उसमें हाई प्रोटीन एंड लो सोडियम डाइट, ठीक है। आप कहीं कहीं आपको लो प्रोटीन भी मिलेगा, लेकिन लो सोडियम तो दिया ही जाता है। हाई प्रोटीन इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो सेल्स होती हैं लीवर की वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती हैं, तो उसको कवर करने के लिए पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके सामने दो सूची है, उसको आप मिला देना है। सीलियक, टाइफाइड, ब्रैकफेलोना, आर्थीरोस्क्लेरोसिस, यकृत, उच्च रक्तचाप किसमें होता है? ठीक है, तो आपके जो सीलियक है उसमें क्या देना चाहिए? आपके ग्लूटेन, ग्लूटेन से बचाना चाहिए। ओके, टाइफाइड में क्या होता है? आपके फाइबर्स, तंतु हो जाएगा। ब्रैकफेल हो गया तो क्या होता है? प्रोटीन, क्योंकि प्रतिबंधित है, रिस्ट्रिक्टेड डाइट है। कौन सी डाइट रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है? मतलब किडनी फेल हो गई तो फिर क्या नहीं देना चाहिए? आपके प्रोटीन, रिस्ट्रिक्टेड डाइट पढ़ रहे हैं आप। आर्थीरोस्क्लेरोसिस है तो आपके क्या नहीं देंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं देंगे, ठीक है। लीवर की प्रॉब्लम है, यकृत की प्रॉब्लम है तो क्या नहीं देंगे? वसा नहीं देंगे। ओके, और अगर आपके हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तदाब है तो क्या नहीं देंगे? सोडियम नहीं देंगे। लिखा हुआ है कि प्रतिबंधित किए गए हैं पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय भोजन आहार में 70 to 80% कैलोरी जो है वो अनाज से मिलती है। भाई बिल्कुल सही बात है, जो हमारी फूड है उसमें 70 to 80% जो है एनर्जी हमें आपके सीरियल से मिलती है, अनाज से मिलती है, क्योंकि वो रेशा समृद्ध खाद्य पदार्थ हैं। ये दोनों ही बातें सही हैं। जो फाइबर्स है वो भी अनाज में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रिएटिनिन, बिलीरुबिन, T3, T4, LDL आपके सामने दो हैं, ये टेस्ट है वो किस किस डिजीज के लिए किए जाते हैं? तो क्रिएटिनिन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? आपके गुर्दे मतलब आपके किडनी के लिए किया जाता है। बिलीरुबिन टेस्ट आपके लीवर के लिए किया जाता है। ओके, T3, T4 थायराइड के लिए किया जाता है, और LDL आपके हार्ट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नली द्वारा आहार देने को यह भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं? इंटरनल पोषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो सूची हैं, यहाँ भी उन्हें आपको मिलाना है। कोइलोनिकिया व हाइपोक्रोमिक आरबीसी, एंगुलर स्टोमाइटिस व चिलोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, दंत मानसिक समस्या, त्वचा पर सूजन व लालिमा। अब ये किसकी कमी से होती है? तो हाइपोक्रोमिक आरबीसी आपकी किसकी कमी से हो जाएगी? लौह की कमी से, ठीक है, लोहे की कमी से, तो ऑप्शन नंबर 3 मिल जाएगा। एंगुलर सिमेटोमाइटिस और चिलोसिस, चिलोसिस प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है? राइबोफ्लेविन, तो राइबोफ्लेविन, थायमीन ऐसे मिला सकते हैं आप, अभी यहाँ पे है नहीं राइबोफ्लेविन लिखा हुआ। ऑस्टियोपोरोसिस ऑब्वियसली कैल्शियम हो जाएगा, और मानसिक समस्या, सूजन, लालिमा, त्वचा पर नियासिन, नाइसिन की कमी से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आहार में सिट्रस फ्रूट्स को शामिल करना चाहिए, मतलब जो सिट्रस फ्रूट होते हैं वो शामिल करना चाहिए, क्योंकि वो लोहे के अवशोषण में हेल्पफुल होते हैं। रीजन है सिट्रस फ्रूट विटामिन सी लोहे के अवशोषण में मदद करता है। बिल्कुल दोनों ही बातें एकदम सही हैं, एकदम करेक्ट बातें हैं, तो आपके इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि भाई ए और आर जो है वो बिल्कुल दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट इज फलों सब्जियों में सबसे ज़्यादा विटामिन सी समृद्ध मिश्रण मिलता है, किससे मिलता है? तो भाई आपके संतरे में भी है, नींबू में भी है, गोभी और संतरा यहाँ पर हो सकता है विटामिन सी का अच्छा सोर्सेस है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नींबू भी हो सकता है, इसमें दोनों हो सकते हैं। चलिए यहाँ पे दोनों ही ठीक है, नींबू फूल गोभी भी ठीक है, गोभी संतरा भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। अभी ऑप्शन तो फिलहाल उन्होंने यहाँ पर सी माना है एग्जामिनर ने। पॉलीयूरिया किस बीमारी में दिखाई देता है? पॉलीयूरिया किस बीमारी का आपके जो है कह सकते हैं सिम्टम है? तो डायबिटीज का है पॉलीयूरिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है? तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ आपकी गर्भावस्था में होती है, मतलब माँ को थी नहीं लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ कॉज हो गई। मैंने सब पढ़ाया हुआ है। वस्त्र निर्माण के लिए जो है आपके रेशे तैयार करने का सही क्रम क्या है? फैब्रिक को तैयार करने का रेशे को सही क्रम क्या है आपके? प्रेस करना, सीधा करना, या क्या होता है? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सिकुड़े हुए फैब्रिक को सीधा करेंगे, फिर छाप लगाएंगे, प्रेस लगाएंगे। सिकुड़े हुए फैब्रिक को सीधा करेंगे, छाप लगाएंगे, देन प्रेसिंग करेंगे। ओके, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों को दी जाने वाली जो फंक्शनल परिसज्जाएं होती हैं, मतलब फिनिशेस होती हैं, वो क्या होती हैं? तो सिकुड़न अवरोधक और फ्लेम प्रूफिंग, ये जो है ये फंक्शन प्रोवाइड करती हैं एक फैब्रिक को कि भाई वो जो है सिकुड़ेगा नहीं और आपके फ्लेम से प्रूफ है। तो ये आपके इसमें जो है ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूती कपड़ों की चमक और शक्ति, रंगने की योग्यता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? तो मर्सराइजेशन करते हैं। ओके, सूती फैब्रिक के ऊपर। निम्न में से किस सूती वस्त्रों को स्टार्च नहीं किया था? इनमें से बताइए कौन सा फैब्रिक है सूती जिसको स्टार्च नहीं कर सकते? तो भाई अंडरवियर को नहीं कर सकते वरना वो कड़ा हो जाएगा। इसके अलावा टेबल मैट, शर्ट, कॉलर सबको कर सकते हैं आप। अंडरवियर तो बिल्कुल कड़ा हो जाएगा स्टार्च लगाने पर। मर्सराइजेशन से कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है? तो मर्सराइजेशन से आपके चमक में बढ़ोतरी होती है, जो लश्कर है वो बढ़ जाती है फैब्रिक की। नेक्स्ट इज, धागे की फिसलन में निम्नलिखित में से कौन से कारक योगदान करते हैं? तो धागे की चिकनाई, ढीली बुनाई, खराब समाप्ति, ये सभी ऑप्शन जो हैं धागे की फिसलन में योगदान करते हैं। कौन सी प्रक्रिया से सूत के रेशों को जो है आपके अलग किया जाता है? मतलब सूत से जो है कॉटन के जो प्लांट से बीज अलग, मतलब कॉटन अलग की जाती है, बीज अलग किया, तो गिनिंग प्रोसेस है, कोए जैसे बोलते हैं, तो गिनिंग प्रोसेस हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंघी करते समय छोटे तंतुओं को हटाने हेतु की गई प्रक्रिया कौन सी होती है? हैकलिंग, सन साफ, जूट साफ करना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, हैकलिंग करना। ओके, कॉम्बिंग, कार्डिंग जिसे आप बोलते हैं। यान जो छोटे तंतुओं से बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो आपने भी सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा फिलामेंट यान जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, और शॉर्ट फाइबर्स आपके कौन से होते हैं? स्टेपल यान। कौन से होते हैं? स्टेपल यान्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके सामने दो सूची हैं और दोनों सूची को आपको मिलाना है। रेशे के गुण दिए हैं, उनकी सही यूनिट्स आपको मिलानी है। तो स्टेपल फाइबर की जो लंबाई है वो किस में नापी जाती है? आपके सेंटीमीटर यूनिट होती है उसके लिए, ठीक है। फिलामेंट के लिए मीटर हो जाएगी। रेशे का व्यास, उसका जो डायामीटर होता है वो माइक्रोन्स में नापा जाता है, ठीक है। और दृढ़ता मतलब कितना मजबूत है वो आपके टेक्स में नापा जाता है। क्लियर हो गया? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, धागों का झुंड लंबाई में 840 यार्ड्स के रूप में जाना जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हैंक बोलते हैं। ये मैंने पढ़ाया हुआ है स्टूडेंट, वीविंग पढ़ाई है मैंने और आपके प्रॉपर्टीज पढ़ाई है, सब पढ़ाया हुआ है। टेक्सटाइल वाले प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूत से बुना प्लेन रेशा क्या है? तो देखिए सूत से बुना हुआ मतलब यहाँ पे प्लेन वीविंग हो रखी है, किस पर? कैलिको। कैलिको इज अ टाइप ऑफ फैब्रिक जो कि आपके इसका मैंने हिस्ट्री में पढ़ा कि जो कालीकट से जो इंग्लैंड के लिए जो फैब्रिक आपको भेजा जाता है उसको वहां पे इंग्लैंड में कैलिको बोला जाता है। भारत में जो कालीकट तट है वहां से जो फैब्रिक इंग्लैंड भेजा जाता था जब हमारे देश में ब्रिटिश का वो था मतलब साम्राज्य था, उसको इंग्लैंड में कैलिको बोला जाता है। और प्लेन वीविंग होती है उसके पास, साफ लिखा है कि सूत से बना हुआ है प्लेन रेशा। बुना मतलब जो वीविंग है वो कैसी है? प्लेन है, तो दैट इज कैलिको। ओके, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपकी कैलिको। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरलैकिंग धागों के तानों बानों में अपनाए गए प्रणाली डिजाइन के अनुसार क्या किया जाता है आपके? तो बुनाई की जाती है। क्या की जाती है? बुनाई, वीविंग की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूत निर्माण की पारंपरिक प्रक्रिया का सही क्रम बताना है, मतलब आपको सूत निर्माण की जो प्रक्रिया बतानी है, यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपके? हैंड पिकिंग हो जाएगा, भाई हम हैंड से पिक करते हैं, फिर गिनिंग करते हैं, अलग करते हैं, ओके, ओपनिंग करते हैं, कार्डिंग करते हैं, सूत के मतलब कॉटन्स के बॉल्स को खोलते हैं, उसको कार्ड करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं, उनको उनके ऊपर कंघी करते हैं, जो भी होती है प्रोसेस, देन स्पिनिंग होती है और देन वीविंग होती है। तो फर्स्ट हो जाएगी हैंड पिकिंग, फिर आपकी हो जाएगी सेकंड में गिनिंग, फिर आपके ये हो जाएगा, देन फिर आपके स्पिनिंग हो जाएगा और देन फिर आपके वीविंग हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे कूट लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से किस पर फफूंद व कीड़े का सबसे कम प्रभाव पड़ता है? तो देखिए सबसे कम प्रभाव जो है वो सिंथेटिक फाइबर्स पे पड़ता है। वेजिटेबल फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स तो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं फफूंद से। अब बताइए टीकाकरण बच्चों के लिए आवश्यक है क्योंकि टीकाकरण बच्चों के लिए क्यों आवश्यक होता है? शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास के लिए, पोषण स्थिति को बढ़ाने के लिए, बेचैनी कम करने के लिए, विषाणु जनित संक्रमित रोगों की घटनाएं कम करने के लिए। भाई टीकाकरण जो है आपके शरीर में बच्चों की इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, उनकी पोषणीय स्थितियों को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ना कि किसी बेचैनी को कम करने के लिए,
घटनाएं कम करने के लिए नहीं, बल्कि इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपके किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कोवैक्सीन जो आपके कोविड की जो वैक्सीन लग रही है वो क्या कर रही है, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्यूनोग्लोबिन जो शरीर में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है वो क्या है, तो वो इम्यूनोग्लोबिन ई है। ई से दैट इज एनर्जी, वो सॉरी एलर्जी नॉट एनर्जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिए जाने वाला पहला टीका कौन सा होता है? पहला टीका आपके होता है बीसीजी। मैंने बीसीजी की फुल फॉर्म आपसे टेलीग्राम पर पूछी थी, बहुत सारे बच्चों ने गलत बताई, यहाँ भी मैंने इंक्लूड किए, देख लीजिएगा। इनमें से कौन सा टीका मौखिक रूप से दिया जाता है? तो आपके ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो पोलियो का जो टीका है वो मुंह से दिया जाता है, बाकी सारे टीके बच्चों को इंजेक्ट किए जाते हैं उनकी बॉडी में। बीसीजी का टीका किससे बचाव करता है? तो बीसीजी का टीका आपके क्षय रोग, तपेदिक, यक्ष्मा जिसे आप बोलते हैं टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, उससे आपके बच्चे को बचाता है, और तुरंत जन्म के तुरंत बाद 1 माह के अंदर तक तो दिया ही जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस वर्ष आपके पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया गया था? तो स्टूडेंट 1995 में जो है आपके पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में लागू किया गया था। टीकाकरण बच्चों के लिए अनिवार्य क्यों है? क्यों? अभी हमने इसकी बात करी कि भाई शरीर में रक्षणात्मक तकनीक को विकास करता है, बच्चे की आपके वायरल संक्रमित रोगों की घटना कम करता है, और आपके हो जाएगा यहाँ पर ये दोनों ही बातें ठीक है भाई, यही दोनों बातें ठीक है। वायरल संक्रमित रोग घटना को कम करता है, शरीर में रक्षणात्मक तकनीक का विकास करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ORS, ICDS, विटामिन ए की महाखुराक, MDM, NMMB क्या है? इसको आपको सुमेल करना है दूसरी से। तो देखिए ORS कब दिया जाता है? आपके जब दस्त लग जाते हैं बच्चे को, तब हम क्या देते हैं? ORS देते हैं। ICDS क्या है भाई? 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बालक से संबंधित एक कार्यक्रम है। विटामिन ए की खुराक कब दी जाती है? जब बच्चा 9 माह का हो जाता है। ओके, सबसे पहली खुराक 9 माह पे दी जाती है। और MDM क्या है? मिड डे मील है, तो स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मिड डे मील प्रोग्राम है। NNMB मतलब नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो क्या है? तो ये आपके पुनरावृत्ति पोषण सर्वेक्षण है। क्या है ये NNMB? नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज MMR क्या दर्शाता है? MMR क्या है? मीजल, मम्स एंड रुबेला, ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज BCG का टीका है जो मुख्य रूप से तपेदिक के लिए दिया जाता है, मतलब BCG की फुल फॉर्म पूछिए आपसे, बताइए BCG की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? BCG की फुल फॉर्म होती है बेसिल कैलामेट ग्यूरिन, आपको कहीं कहीं बासिलस कैलामेट ग्यूरिन भी मिलेगी, दोनों ही बातें ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज ठीक है। ओके, और मैंने ये उसमें भी पूछी थी। बाल मृत्यु दर या मात्र बाल मृत्यु दर कम करने का उपाय क्या है? यौन शिक्षा को बढ़ा देना है, क्या कर देना चाहिए? तो आपके जो है मातृ और शिशु कल्याण सेवाओं का प्रसार जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, उससे आपकी क्या कम हो जाएगी? मात्र जो मृत्यु दर है, मतलब फीमेल की जो मृत्यु दर है और बाल मृत्यु दर है वो कम हो सकती है। वायरस द्वारा शिशु में होने वाली सामान्य छूत तो कौन सी होती है वायरस के थ्रू? तो ये सभी होती हैं, चिकन पॉक्स, मीजल्स, ये सब आपके जो है वायरल डिजीज है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज MMR टीका कितने माह में दिया जाता है? तो 12 से 15 माह में दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 से 15 माह, तो 15 माह लिखा है। बाल मृत्यु का क्या कारण है? तो ये सभी आपके बाल मृत्यु के कारण है, ज्यादा संतानें, ज्यादा प्रेगनेंसी, असावधानी, पोषण में कमी। आपके सामने 2 सूची दी हुई है, आपको मिलाना है। जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, अधिवृक्क, इनमें से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं? तो जनन ग्रंथि से आपके कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? प्रोजेस्ट्रॉन। कौन सा हो जाएगा आपके यहाँ पे? प्रोजेस्ट्रॉन। पीयूष ग्रंथि से आपके वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। अग्नाशय से आपके इंसुलिन। पेनक्रियास से और अधिवृक्क मतलब आपके जो ग्रंथि है उससे आपके कार्टिसोल जो है स्रावित होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगर अग्नाशय में खराबी हो गई तो क्या होगा? तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नहीं बनेंगे, जो कि अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल्स मैंने पढ़ाई हुई है उससे बनते हैं, नहीं बनेंगे अगर पेनक्रियास खराब हो गया। पेनक्रियास को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो सिक्रेटिन होता है। कौन सा होता है? सिक्रेटिन होता है, जो आपके पेनक्रियास के जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसको उत्तेजित करता है, सिक्रेटिन। ठीक है, ये गैस्ट्रिक जूस के स्रावण को कम करता है और आपके अग्नाशय से पाचक रस के उत्पादन को उत्तेजित करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसुलिन क्या है स्टूडेंट? तो मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, आज भी बता देती हूँ। इंसुलिन प्रोटीन है, मुझसे कुछ बच्चे कह रहे थे कार्बोहाइड्रेट है, सोच समझ के पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है। ठीक है, तो इंसुलिन प्रोटीन है, प्रोटीन है, प्रोटीन है, पेप्टाइड हार्मोन है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक एजर्शन है आपके सामने, एक एजर्शन दी हुई है कि भाई पहाड़ी क्षेत्र पे जो लोग रहते हैं उन्हें घेंगा रोग मतलब गोइटर एक सामान्य बीमारी उनमें देखी जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें आयोडीन की मात्रा कम होती है। भाई दोनों ही बातें सही हैं, क्योंकि आपके जो है यहाँ पर दोनों बातें सही हैं, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्रों पे लोग रहते हैं भाई वो समुद्र तल से ऊंचाई पर होते हैं। पहले ऐसा होता था कि भाई आयोडीन जो है कम मात्रा में उनको उपलब्ध होता था, जिसकी वजह से उन्हें घेंगा रोग होता था। तो ये मतलब अगर दोनों बातें हैं तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। अभी इतना नहीं है, अभी काफी जो है गोइटर पे नियंत्रण पाया जा चुका है, लेकिन एक असर्शन है ये।
निम्नलिखित में से कौन सा आपके एक फीमेल सेक्स हार्मोन है, मतलब स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो आपके एस्ट्रॉन, एस्ट्रोन सेक्स हार्मोन नहीं, बस स्त्रीलिंग हार्मोन दिया है, नॉट सेक्स हार्मोन, तो एस्ट्रॉन हो जाएगा जो आपके फीमेल हार्मोन है। एक आपके सामने कुछ एजर्शन, कुछ चीजें दी हुई हैं मानव शरीर से संबंधित है, उन पर विचार करना है कौन सी चीजें सही हैं। यहाँ पर 4 चीजें हैं भाई। देखिए, पहली है किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। पुरुष की जो अंड ग्रंथियां हैं वो प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादित करती हैं। महिलाओं के अधिवर ग्रंथियों से टेस्टोस्टेरॉन उत्पादन होता है। महिलाओं की जो एड्रिनल ग्लैंड है वो टेस्टोस्टेरॉन डेवलप करती है। प्रतिबल के कारण अधिवर ग्रंथियों के सामान की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कार्टिसोल मोचित होता है। देखिए, इसमें केवल 2 ही बातें सही हैं, पहली एंड चौथी, द फर्स्ट एंड द फोर्थ, कि किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है, जो कि एक ग्रोथ हार्मोन है। अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो जिंजाइंटिज्म हो जाता है, मतलब भीम कायता, और अगर कम हो गया तो बौनापन, ठीक है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो स्रावित कार्टिसोल होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन होता है, जो कि हाइड्रोकॉर्टिसोन भी कहते हैं उसे। ये आपके लीवर में एनाबॉलिक का प्रभाव देता है। तो इसमें आपके ए और जो 4 नंबर का है वो दोनों बातें सही हैं, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? आपके तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज की जाती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे लास्ट क्लास में, तो 2009 में यूनिसेफ और WHO ने BFHI को लागू किया। BFHI क्या है? यहाँ मैं आपको थोड़ा गलत आंसर बता गई थी। गलत क्या हो सकता है, मिस्टेक हो गई मुझसे, मैं आपको बॉडी फाइंडिंग बता गई। ये नहीं है स्टूडेंट, ये है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किया है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, कुछ भी नहीं है, आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा स्टूडेंट। और चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज भी आपने टॉप 100 क्वेश्चंस करें, और अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम टॉप 125 क्वेश्चंस को करें, जो कि आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, TGT में आएंगे ही। तो उस तरीके से हम करेंगे तो आपका प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छी हो सकती है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।